हेरिडिटी इवोल्यूशन का पार्ट इवोल्यूशन के बारे में हम देख रहे हैं। इसका है पेज नंबर 3 पर चल रहा है अपना। उसमें क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम में अपेंडिक्स जो होता है बॉडी में, उसका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फंक्शन क्या होता है। तो ये अपेंडिक्स जो होता है हमारे लिए वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। सेकंड पूछा गया है, आर आवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर चीविंग द फूड। जो विजडम टीथ है वो यूजफुल है फॉर चीविंग द फूड। तो नहीं, हमको ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमको फूड चीविंग करने के लिए विजडम टीथ की जरूरत नहीं होती है। Why did the huge animals like dinosaur become extinct? अभी डायनासोर जैसे जो बड़े एनिमल्स है उसका अभी अस्तित्व चला गया है। उसका कारण क्या होगा? उसका कारण यही है जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ है, वो ऐसे एनिमल्स जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से वो सर्वाइव नहीं कर पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए वो उनका एक्सटेंट हो गए। नेक्स्ट पूछा गया है, वाई आर मेनी स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स गेटिंग एक्सटिंक्ट। इसका भी वही रीज़न है कि वो बदलते क्लाइमेट, बदलते एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को एडजस्ट नहीं कर पाए। ठीक है, आगे है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इवोल्यूशन क्या है? जो ग्रेजुअल चेंज होते जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, एक मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत साल, करोड़ों, हजारों साल लगकर जो चेंजेस हमको दिखाई दे रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दैट इज इवोल्यूशन है। दिस इज वेरी स्लो ग्रोइंग प्रोसेस थ्रू विच डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव। ये इवोल्यूशन जो प्रोसेस है वो बहुत स्लोली दिखाई देती है और उससे क्या हो रहा है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है, अचीव हो रहा है। ऑल द स्टेजेस इन चेंजेस ऑकर इन वेरियस कंपोनेंट रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स, प्लैनेट इन स्पेस टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। मतलब इवोल्यूशन में स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सभी में जो चेंजेस है सभी कंपोनेंट का समावेश हो रहा है, उसमें भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इसके हिसाब से हमको सभी इवोल्यूशन, लिविंग बींग्स में भी इवोल्यूशन दिखाई दे रहा है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज ड्यू टू द चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर्स ऑफ सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की डेफिनेशन है। मतलब जो सराउंडिंग में, क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में चेंजेस होते जा रहा है, जिसका लिविंग ऑर्गेनिज्म के नए जनरेशन में उसका प्रभाव होकर उसमें नए नए जनरेशन दिखाई दे रहे हैं, सेवरल जनरेशन दिखाई दे रहे हैं, और वही हो रहा है। ये रिस्पांस किस लिए है? ये इट इज अ रिस्पांस टू अ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कारण हमको ये सब दिखाई दे रहा है और यही है इवोल्यूशन। आगे है, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थियोरी रिलेटेड विद द इंफॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड प्रेजेंट इट इन योर क्लास। यहाँ पर दिया है इंटरनेट इन माय फ्रेंड्स में। मतलब आपको क्या करना है? कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन इंटरनेट से, बिग बैंग थियरी होती है उससे। किसके बारे में? फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स कैसे फॉर्म हुआ उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। और आगे दिया है अ पीक इनटू हिस्ट्री। अभी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताया गया इसमें। मेनी फिलोसोफर्स, रिलीजियस स्कॉलर्स हैव रिटन देयर व्यू अबाउट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ। जो फिलोसोफर्स है, रिलीजियस है, उन्होंने बताया हिस्ट्री के बारे में बहुत सारा। देयर सीम टू बी अ थोरो डिस्कशन ओवर द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। उन्होंने जिस प्रकार से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में एक थोरो डिस्कशन दिया गया है। इन वेरियस कल्चर लाइक इंडियन, चाइनीज, रोमन, ग्रीक एक्सेट्रा।
Various cultures have noted different type of information about planets. अभी उसके हिसाब से अलग अलग कल्चर के थ्रू हमको प्लैनेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. स्टार्स, दी पंच महाभूता, living organisms, etc. in the formation of poetry, stories and religious sacred books. ओके अभी ये पंचमहाभूता, इसके बारे में कुछ डिटेल देखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता दूं. पंचमहाभूता इसमें समावेश होता है जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, पानी, हवा, ये सभी का इसमें वैक्यूम, इस सब का, अग्नि, इन सब का इसमें समावेश होता है. तो अभी आगे बढ़ते हैं. 3.5 billion year ago life had been non-existent on the earth. इतने 3.5 बिलियन ईयर एगो कुछ भी लाइफ नहीं थी पृथ्वी पर. एट द बिगिनिंग देयर may have been only simple element in the ocean on the earth and simple type of organic inorganic component may have been formed from those. मतलब सिंपल एलिमेंट ओसिन, अर्थ पर जो ओसिन है उसमें था, और सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कंपाउंड उसमें पाए गए. बस इतना ही था. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जैसे कि लाइक प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड मे हैव फॉर्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड. अभी उसी से क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बाद में फॉर्मेशन हुआ. जैसा केमिकल चेंजेस होते हैं उसके हिसाब से क्लाइमेटिक चेंज होके उसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तैयार हो गया. फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स मे हैव बीन फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड. प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स पहले तैयार हुआ कैसे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर. सॉरी. नंबर ऑफ दोज सेल्स may have increased at the cost of surrounding chemicals. अभी ये जो सेल्स है वो फॉर्म हुए या बड़े हुए कैसे, at the cost of surrounding chemicals. जो सराउंडिंग केमिकल्स है उसके हिसाब से उसका इंक्रीज साइज हुआ. There may had been some differences among those cells. फिर धीरे धीरे सेल्स में अंतर, डिफरेंसेस तैयार हुई. And according to the principle of natural selection, some may have shown good growth and some may have perished which could not adjust with the surrounding. उसमें से कुछ सेल है जो कि उसमें ग्रोथ दिखाई दी और कुछ सेल है जो कि सराउंडिंग एनवायरनमेंट से एडजस्ट न कर पाने के कारण वो उसका एक्सटिंक्शन चला गया. ठीक है, अभी आगे देखते हैं. एट प्रेजेंट crores of species of plant and animals with huge digestive regarding shape and complexity are present on earth. अभी हमको इस एट प्रेजेंट हमको प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंट स्पीसीज दिखाई देते हैं. हाँ, क्रॉस ऑफ स्पीसीज दिखाई देते हैं. किसके साथ, विथ ह्यूज डाइवर्सिटी रेंजिंग शेप, उसका अलग अलग शेप है, कॉम्प्लेक्सिटी है, प्रेजेंट ऑन अर्थ. ठीक है, स्पीसीज के भी टाइप है और ह्यूमन एनिमल्स के भी टाइप्स हैं. ठीक है, एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर अमीबा एंड पैरामेशियम टू मैन एंड जायंट whale. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. एनिमल में भी एक सिंगल सेल अमीबा से पैरामेशिया टू द मैन एंड जायंट व्हेल तक हमको साइज के हिसाब से डिफरेंस दिखता है और सिंगल सेल टू मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखाई देते. वैसे ही प्लांट में भी हमको डाइवर्सिटी कंसिस्ट वेरियस स्पीसीज से रेंजिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर क्लोरेला से ह्यूज बनियान ट्री तक हमको दिखाई देते हैं. द लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ एवरीवेयर फ्रॉम इक्वेटर टू बोथ द पोल्स. लाइफ पूरे अर्थ में, जैसे इक्वेटर्स से पकड़कर दोनों पोल के साइड में हमको लाइफ दिखाई देती है. लिविंग्स ह्यूमन बीइंग बोलो, एनिमल्स, प्लांट्स, देखो सभी के. ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एट ऑल द प्लेसेस लाइक एयर, वाटर, लैंड, रॉक, एक्सेट्रा.
सभी सजीव हमको एयर, वाटर, लैंड, रॉक सभी में दिखाई देते हैं। ठीक है। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ and reason for such a great diversity in life present on earth since ancient period। अभी ये ह्यूमन ने पहले से उसको क्यूरियोसिटी है कि किस प्रकार से इसका लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ है और जो डाइवर्सिटी हमको लाइफ में दिखाई दी गई है। ठीक है। Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is accepted। उसमें से gradual development of living organism ये theory accepted है। उसके आगे देखते हैं theory of evolution। अभी theory of evolution में बताया गया है according to this theory first living material that is ब्रैकेट में दिया है protoplasm has been formed in ocean in due course of time। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वॉज फॉर्म। वहां उस समय क्या हुआ? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। ग्रेजुअली चेंजेस ऑकर इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म। उससे यूनिसेलुलर से जो चेंजेस, क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स फॉर्म हुआ है। ऑल दोज चेंजेस वेयर स्लो एंड ग्रेजुअल। जो चेंजेस हो रहे हैं वो स्लो है और ग्रेजुअली चेंजेस होते जा रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ ऑल दीज चेंजेस इज एट मस्ट 300 क्रॉस ईयर्स। उसको टोटल जो चेंजेस होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसमें टोटल ड्यूरेशन पीरियड लगा है 300 क्रॉर ईयर्स। चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड बीन ऑल अराउंड एंड मल्टी डायमेंशनल। मतलब सभी सजीव में दिखाई दिया है चेंजेस और मल्टी डायमेंशनल दिखाई दिया। एंड दीज लीड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यही है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में हुआ पाया गया इवोल्यूशन। Hence this overall process is called as evolution, which is organizational. Progressive development of plant and animals from the ancestor having different structural and functional organization is called evolution। अभी जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है किसमें? प्लांट्स में भी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हो रहा है, एनिमल्स में भी, फ्रॉम द एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल दिखाई दे रहा है, उसी को हम इवोल्यूशन कहेंगे। आगे देखते हैं पेज नंबर 4, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। कलेक्टिव थिंकिंग अपॉन ऑल above mentioned theories implies that evolution is everlasting process of changes। अब तक हमने जो भी इंफॉर्मेशन निकाली है उसके हिसाब से हमको ये पता चलता है कि ये इवोल्यूशन जो है एवरलास्टिंग प्रोसेस ऑफ चेंजेस है, मतलब कभी भी खत्म न होने वाली प्रोसेस ऑफ चेंज है। However, it need proof to prove it। अभी उसके लिए हमको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, प्रूव करने के लिए कि सही में ये इवोल्यूशन होते जा रहा है लिविंग्स में। फॉलोइंग आर वेरियस प्रूफ्स अवेलेबल इन सपोर्ट ऑफ थियरीज मेंशन अबव। अभी नीचे कुछ हमको प्रूफ दिए गए हैं, उसके आधार पर हम ये प्रूफ कर पाएंगे। तो उसमें से फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजी मतलब जो हमको आउटसाइड से पता चलता है, दिखाई देता है, जो लिविंग को हम देखते हैं, देखकर पता चलता है। जैसे ऑब्जर्व द फॉलोइंग इमेजेस एंड नोट द सिमिलरिटीज बिटवीन गिवन एनिमल इमेजेस एंड प्लांट इमेजेस। यहाँ 1.4 मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में दिया गया है। एनिमल इमेजेस दिए गए हैं, उसमें देखिए ऑब्जर्व करना है वो, और प्लांट इमेजेस दिए उनमें ऑब्जर्व करना है, निरीक्षण करना है। Various similarities like structure of mouth, position of eyes, structure of nostrils, ear pinny, and thickly distributed hairs on body are seen in animal, whereas similarities in characters like, अभी plant के बारे में बताया, characters like leaf shape, leaf venation, leaf petiole, etc. occur in case of plants. These indicate that there are some similarity in those group and hence it proves that
their origin must be same and must have common ancestor. इससे हमको पता चल रहा है कि देखिए एनिमल्स बताए गए हैं, उसमें उनका स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल, एयर पिन्नी, थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन बॉडी, इससे इनमें सिमिलरिटीज दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही प्लांट्स के बारे में बताया गया है, जैसे लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेट्यूल, इन सब में हमको सिमिलरिटीज दिखाई दे रहे, कैरेक्टर सिमिलरिटीज। ये हुआ मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। अभी देखना है हमको एनाटॉमिकल एविडेंस। सेकंड है एनाटॉमिकल एविडेंसेस। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर्स, यहाँ दिया गया है पिक्चर 1.5 स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स। देखिए, if you carefully observe the picture, there doesn't seem any superficial similarity between human hand. इसमें human hand, cat's foreleg, flipper of whale and patagium of bat. इसमें इन सभी पिक्चर्स में हमको कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं दिखाई दे रही है। Similarly, use of each of those structure is different in respective animals. अभी हर एक का जो पर्टिकुलर जो हैंड बताया गया है उसका यूज अलग अलग बताया गया है। However, there is similarity in structure of bones. देखिए, लेकिन फिर भी उसके बोन का जो स्ट्रक्चर है हर एक एनिमल के, जैसे ह्यूमन, कैट, पैटेजियम ऑफ बैट और फ्लिपर ऑफ वेल, सभी जो बोन स्ट्रक्चर है वो देखिए उसमें सिमिलरिटीज दिखाई दे रही है। सिमिलरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड बोनी जॉइंट इन ऑर्गन ऑफ ईच ऑफ दोज एनिमल, हर एक के जो बोनी ऑर्गन है वो उसमें सिमिलरिटीज हैं। दिस सिमिलरिटी इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स मे हैव कॉमन एंसेस्टर। इससे हमको पता चल रहा है उसके जो पूर्वज है उसमें कॉमन एंसेस्टर से बने हुए हैं। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ बोन, दैट इज एनाटॉमिकल एविडेंसेस। आगे कैन यू टेल पूछा गया है कुछ, विच आर द डिफरेंट ऑर्गन इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी ऑर्गेनिजम्स के विच आर डिफरेंट ऑर्गन इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म पूछा गया है। आगे इज ईच ऑफ ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। अभी हर एक जो बॉडी ऑर्गन है वो यूजफुल होता है क्या, तो जरूरी नहीं है कि सभी यूजफुल होता है। कुछ है जो कि हमारे बॉडी में है ऑर्गन जो कि हमारे यूज में नहीं आते हैं, ऐसे ऑर्गन है। जैसे पहले ही हमने बताया कि अपेंडिक्स है, ठीक है, जो कि हमारे यूज में नहीं आता है। दूसरा विजडम टीथ, ये ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी में है जो कि हमारे यूज में नहीं आते हैं, ये हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। लेकिन यही ऑर्गन्स जो है जो दूसरे एनिमल्स में यूज में आते हैं उनके लिए वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। उसी के बारे में अभी आगे देख रहे हैं पेज नंबर 5 पे, थर्ड पॉइंट वेस्टिजियल ऑर्गन। इसमें हमको ये पता चलेगा कि वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में कौन से होते हैं, उनका हमारे जो भी एक्टिविटी है उससे कुछ संबंध है, वो जरूरी है, इंपॉर्टेंट रोल है उनका या नहीं है। जो हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन है वही दूसरे एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, ये हमको यहाँ पता चलेगा। जेनेरेटेड एंड डीजेनरेटेड एंड अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब जो डीजेनरेट हुए हैं या तो अंडर डेवलप है, जिनकी डेवलपमेंट पूरी नहीं हुई है, और यूजलेस है मतलब जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे ऑर्गन जो ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं उसी को कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यू और ऑर्गन फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरमेंट इज नॉट पॉसिबल। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सडन डेवलपमेंट होते हैं न्यू टिश्यू में और या तो ऑर्गन में, ठीक है, सडन एनवायरमेंटल चेंजेस के कारण ये जरूरी नहीं है कि वो इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इंस्टेड एग्जिस्टिंग ऑर्गन अंडरगो ग्रेजुअल चेंजेस। जो हमारे ऑर्गन है वो क्या होता है, समय के हिसाब से ग्रेजुअल चेंजेस होते जा रहा है।
जो कि हमको ज़रूरी नहीं है या तो हमको ज़रूरी है। जो इस्तेमाल में आ रहा है उसमें अच्छा डेवलपमेंट होते जा रहा है, जो यूज़ में नहीं आते हैं ऐसे ऑर्गन हम में, तो वो धीरे धीरे उसका वो नष्ट होते जाते हैं। आगे, मोस्टली अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द बॉडी इज यूजफुल अंडर सर्टेन सिचुएशन। अभी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूजफुल रहता है, सर्टेन सिचुएशन में उसका हमको जरूरी होते हैं वो। हाउ एवर सेम स्ट्रक्चर अंडर डिफरेंट सिचुएशन में बिकम यूजलेस और इवन हार्मफुल। वही अगर देखा जाए तो कुछ है जो स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का जो कि हमको यूजलेस होता है या तो हार्मफुल होता है। सच स्ट्रक्चर बिगिंस टू डीजनरेट अंडर सच सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी जो हमको हार्मफुल है या तो यूजलेस है वो धीरे धीरे डीजनरेट होते जा रहा है, होते जाता है और उसको एक लॉन्ग पीरियड लगता है, इजीली नहीं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। उसको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं डिसअपियर होने के लिए। सच ऑर्गन्स आर सीन इन डिफरेंट फेजेस ऑफ डिसअपियरेंस इन डिफरेंट एनिमल्स। अभी ये अलग अलग एनिमल्स में हमको ये पता चल रहा है कि जो ऑर्गन्स यूजलेस है वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो नॉन फंक्शनल है वही दूसरे ऑर्गेनिजम्स में के लिए वह फंक्शनल होते हैं। दैट इज इट इज नॉट वेस्टेड इन अदर ऑर्गेनिज्म। वही जो मैंने अभी बताया उसका वही है उसका मतलब कि जो अदर ऑर्गेनिज्म में वेस्टिजियल है तो किसी में वो यूजफुल है। नेक्स्ट, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन। अभी अपेंडिक्स ये ऐसा ऑर्गन है जो कि ह्यूमन के लिए यूजलेस है, उसका उपयोग नहीं होता है। इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट। वही रुमिनेंट के लिए वह क्या है, यूजफुल है। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन आर यूजफुल इन मंकी। मंकी के लिए वो यूजफुल है फॉर मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। ओके, वेरियस वेस्टिजियल ऑर्गन लाइक टेल बोन, wisdom teeth and body hair are present in body of human being, जो कि ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ पर डायग्राम में दिया है वेस्टिजियल ऑर्गन के 1.6 डायग्राम। ईयर मसल्स दिए गए हैं, टेल बोन दिया है, अपेंडिक्स की डायग्राम दिया है। ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड आया है रुमिनेंट करके फर्स्ट लाइन में, अपेंडिक्स विच इज, सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन, अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रुमिनेंट। रुमिनेंट मतलब ऐसे एनिमल्स जो उनका भोजन चबाकर निगल लेते हैं और फिर से पेट से मुंह में लाते हैं और फिर से चबाते हैं। तो ये एनिमल्स कौन से रहेंगे, जैसे गाय भैंस। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने देखा है वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में। अभी आगे देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट 1.7 सम फॉसिल्स दिए गए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स कहा गया है, यहाँ पर फॉसिल्स दिए गए हैं। ठीक है, इससे हमको पता चलता है कि कौन से एनिमल्स होंगे, एंसेस्टर्स कौन से होंगे, ये पता चलता है। यूज ऑफ ICT, फाइंड हाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन certain animals are functional in others. Present the information in your class and send it to other. इसकी information आप निकाल सकते हैं। जो भी vestigial organs है जो animals में, certain animals में दिखाई देते हैं और functional में है other animals में। अभी next देखते हैं paleontological evidence। फोर्थ पॉइंट है, a question may arise in your mind that which organ existed million of years ago. How can we tell this? Now this secret has been hidden in the earth. अभी ये जो भी कौन से एनिमल्स थे, पहले पूर्वज में कौन से एनिमल्स थे, हम ये कैसा पता चलता है, वो कहाँ पर है, सीक्रेट हिडन इन द अर्थ में, पृथ्वी के भीतर। लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर लाइक फ्लूड, अर्थक्वेक, वोल्केनो। अभी जो लार्ज नंबर ऑफ
एनिमल्स है वो जो भी एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक चेंजेस हुआ जैसे अर्थक्वेक वोल्केनो उसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी के एक आवरण के नीचे दब गया है। रेमनेंट एंड इम्प्रेशन ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड, उनके जो भी बोन्स है हड्डियां वगैरह हमको नीचे अभी भी दबे दिखाई देते हैं। दीज आर कॉल्ड एज फॉसिल, उसी का नाम है फॉसिल। जो एंसेस्टर्स हैं जो हमको पृथ्वी के एक पर्टिकुलर आवरण के नीचे दबे हुए दिखते हैं, वो बोन के रूप में हमको दिखाई देते हैं, वो फॉसिल, उसी को फॉसिल्स कहते हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। ये भी फॉसिल का स्टडी मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इवोल्यूशन का। इसी के माध्यम से हम इवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसा चेंजेस हुआ है एनिमल्स में, सभी लिविंग्स में हम पता कर पाएंगे। आगे पेज नंबर 6, कार्बन कंजप्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट स्टॉप आफ्टर डेथ। प्लांट्स एनिमल्स में क्या होता है, आफ्टर डेथ कार्बन कंजम्पशन स्टॉप हो जाता है। एंड सिंस देन ओनली द डिकेइंग प्रोसेस ऑफ C14 ऑकर कंटिन्यूसली। अभी इसमें क्या हो रहा है, फिर उसके बाद डिकेइंग प्रोसेस चालू हो जाती है। इन केस ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, the ratio between C14 and C12 changes continuously as C12 is non-radioactive। क्या होता है उसमें कंटिन्यूसली चेंजेस होते जा रहा है, किसमें, नॉन रेडियोएक्टिव में। द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जब प्लांट एनिमल का डेथ होता है उसके बाद का टाइम पास हो जाता है, कैन बी कैलकुलेटेड, उसका टाइम कैलकुलेट किया जाता है बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ C14 एंड रेशियो ऑफ C14 टू C12 प्रेजेंट इन देयर बॉडी। उनका जो टाइम पीरियड है C14 मतलब आफ्टर डेथ टिल नाउ जो है, तो आफ्टर डेथ C14 टिल नाउ C12 तक जो टाइम पीरियड है वो काउंट किया जाता है। दिस इज कार्बन डेटिंग मेथड, उसी को कार्बन डेटिंग मेथड कहते हैं। उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये फॉसिल कितना पुराना है, कितने सालों पुराना फॉसिल है ये। ठीक है, इट इज यूज इन पैलियोंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैन्युस्क्रिप्ट। वही जो मैंने बताया कि इससे हम पता कर पाते हैं कि वो फॉसिल जो रहता है वो कितने साल पुराना है। Once the age of fossil been determined by such technique, it become easy to deduce the information about other erstwhile organism। इससे हम क्या करते हैं, उससे हम अदर इंफॉर्मेशन हासिल कर पाते हैं। It seems that vertebrates have been slowly originated from invertebrates। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि वर्टिब्रेट्स स्लोली ओरिजिनेट हो रहा है, किससे, इनवर्टिब्रेट्स से। वर्टिब्रेट्स जैसे हमको लास्ट इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि वर्टिब्रेट्स मतलब जिनको रीढ़ की हड्डी होती है, और इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनको रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। आगे डायग्राम नंबर 1.8, स्ट्रक्चर ऑफ ग्राउंड लेवल एंड फॉसिल यहाँ पर दिया गया है। इनवर्टिब्रेट्स की लेवल, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, पाइसेस, रेप्टाइल्स, एव्स, बर्ड्स, मैमल्स की बराबर जो लेवल है एक एक बताई गई है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ दिया गया इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने खोज की है कार्बन डेटिंग की, उसी को नाम दिया है रेडियो कार्बन। आगे देखते हैं 0.5 कनेक्टिव लिंक यहाँ पर डायग्राम देखिए 1.9, इसमें दिया गया है सम एनिमल्स विथ स्पेशल कैरेक्टर्स। अभी ये कुछ एनिमल्स है जिनमें स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, वो ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर एंड डिस्कस द कैरेक्टर ऑब्जर्व। पहला है डक बिल प्लेटिपस, सेकेंड लंग फिश, थर्ड पेरिपेटस। अभी आगे देखते हैं पेज नंबर 7। Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence, they are called as connecting links.
एग्जाम्पल दिया है पेरिपेटस, कैरेक्टर्स लाइक सेगमेंटेड बॉडी, थीन क्यूटिकल, पैरापोडिया लाइक ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। जैसे पेज नंबर 6 में डायग्राम बताया 1.9 वही उसी के बारे में बताया, एग्जाम्पल दिया है पेरिपेटस। इसमें क्या है, ये एनिमल्स मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं इसमें, रिलेटेड टू अदर डिफरेंट ग्रुप्स से, कनेक्टिंग लिंक से। हाँ ठीक है, इसी को कहते हैं हम कनेक्टिंग लिंक। कैरेक्टर्स लाइक जैसे कौन सा है, सेगमेंटेड बॉडी है उनकी, थीन क्यूटिकल है और पैरापोडिया है, ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते उसमें। जैसे सेकंड बताया है, दीज एनिमल्स शो ट्रकियल respiration and open respiratory system similar to arthropod. This indicate that peripatus is connecting link between the annelida and arthropoda. इससे ही पता चलता है कि ये कनेक्टिंग लिंक है एनालिडा और आर्थ्रोपोडा में। सिमिलरली डक बिल प्लेटिपस lays egg like reptiles but shows relationship between the mammals to due to presence of mammary gland and hair. Lungfish perform the respiration with lung irrespective of being fish. These examples indicate that mammals are evolved from reptile and amphibian from fishes. क्या हो रहा है, ये इसमें चेंजेस होते जा रहे हैं, इवॉल्व होते जा रहे हैं, चेंजेस होते जा रहे हैं। अभी यहाँ आगे दिया है पेज नंबर 7 पे डायग्राम नंबर 1.10 इज यहाँ एम्ब्रियोज ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस दिए गए। एम्ब्रियोज फर्स्ट स्टेज देखिए, सेकंड स्टेज देखिए और थर्ड स्टेज। अभी एम्ब्रियोज का किस बारे में है यहाँ पर, फर्स्ट है फिश, सेकंड सैलमेंडर, थर्ड टर्टाइज, फोर्थ चिकन, फिफ्थ पिग, 6 काउ, 7 रैबिट, 8 मैन। अभी पढ़ते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ सम एनिमल शोन इन द फिगर 1.10। 6 पॉइंट है हमारा, उसी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स गिवन इन द पिक्चर शोज दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेजेस। मतलब देखो सभी अलग अलग एनिमल्स है लेकिन उनका जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर है देखो सेम है ना, सिमिलरिटीज उसमें। दो सिमिलरिटीज डिक्रीजेस ग्रेजुअली, अभी आगे देखिए धीरे धीरे उसके सिमिलरिटीज डिक्रीज होते जा रहे हैं। सिमिलरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस इंडिकेट द कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल दीज एनिमल। अभी ये जो सिमिलरिटीज पहले दिखाई दे रही है इससे पता चल रहा है कि उनका जो मेन ओरिजिन है वो कॉमन है, सेम है, और उसके बाद आगे की स्टेजेस उनकी बदलते जा रही है, उसमें चेंजेस होते जा रहा है ड्यू टू द एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। ठीक है, मतलब हमने टोटल एनवायरमेंट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के टोटल हमने 6 पॉइंट देखे हैं। फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकेंड एनाटॉमिकल एविडेंस, थर्ड वेस्टिजियल ऑर्गन, फोर्थ पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, फिफ्थ connecting link, and sixth one is embryological evidences. Okay, thank you.